तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ ड्रैकुला का अंत। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ड्रैकुला रोंगटे खड़े कर देने के लिए इस नाम का सुनना ही बहुत है। एक ऐसा रक्त पिपासु जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ कुछ दिन, साल या सदियों के लिए सुला कर रखा जा सकता है। क्योंकि ड्रैकुला हमेशा उठ खड़ा होता है, जो सदियों पहले संत यूलियोजन के हाथों मरा, फिर ध्रुव के हाथों मारा गया और नागराज को काट कर गल गया, लेकिन नष्ट फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि वह नागपाशा का अमृत मिला रक्त पीकर अविनाशी हो गया था। इस बार उसको मात दी वैदाचारी की तिलिस्मी शक्ति ने और ड्रैकुला उस तिलिस्मी शक्ति के बोझ तले दबकर गायब हो गया। लेकिन यह तय नहीं था ड्रैकुला का अंत। ये तूने मुझे कहाँ पर ला पटका है वैदाचार्य, ये कौन सी दुनिया है। ड्रैकुला ने कई लोग देखे हैं, अनगिनत रहस्यों को खोजा है, लेकिन इस दुनिया को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उजाड़ बियाबान दुनिया, जहाँ पर न तो जिंदों का कोई निशाना है और न ही मुर्दों का कोई चिन्ह। फिर मैं खून किसका पीऊँगा, जिंदा कैसे रहूँगा। शायद नहीं रहूँगा। ये जरूर वैदाचार्य का तिलिस्म है और ये उसके तिलिस्म के रक्षक हैं, और अगर इनमें तिलिस्मी शक्ति है तो ये मुझे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ड्रैकुला का सोचना सही था। वह प्राणी उसको नुकसान पहुंचा सकता था और ड्रैकुला उस नुकसान से बच नहीं सकता था। इसका शिकंजा तो बहुत मजबूत है। मैं न तो इसको खोल पा रहा हूं और न ही अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग कर पा रहा हूं। शायद इस तिलिस्म के अंदर मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मुझे छूटने की कोशिश तो करनी ही होगी। ड्रैकुला का वह वार तो जोरदार था, लेकिन न तो उस प्राणी पर उसका कोई असर हुआ और न ही ड्रैकुला दूसरा वार करने लायक रह पाया। मेरा हाथ, इसने तो मेरा पूरा हाथ ही काट डाला। अब मैं अपनी दुनिया, अपनी सदियों लंबी जिंदगी में ड्रैकुला को ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। अरे मेरा हाथ तो अपने आप जुड़ रहा है, पर कैसे। समझा, यह जरूर नागपाशा के उस रक्त का कमाल है जिसको मैंने चूसा है। मेरे शरीर में भी अमृत दौड़ गया है। मेरा शरीर अब सही मायनों में अविनाशी हो गया है। यानी अब मुझको अपने शरीर के नष्ट होने के डर को भी दूर भगा देना चाहिए। अब मुझको पूरा ध्यान इस जीव को मारने और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगाना चाहिए। लेकिन बिना किसी शक्ति के मैं इस भयानक जीव को मारूंगा कैसे। ड्रैकुला के सामने ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई थी कि उसको बगैर किसी शक्ति के दुश्मन से जूझना पड़ा हो। इसलिए उसको उस प्राणी से निपटने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। यह मुझको मार तो नहीं सकता, लेकिन मुझको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर मेरे अंगों को जोड़ने से रोक जरूर सकता है, और यह वही कर रहा है, पर मैं इसको ऐसा करने नहीं दूंगा। तिलिस्मी शक्ति मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ छीन सकती है, लेकिन मुझसे मेरी असली शक्ति नहीं छीन सकती, और वह शक्ति है मेरी क्रूरता। ड्रैकुला के हाथों ने उस प्राणी का एक दांत उखाड़ लिया और फिर तलवार की तरह उस दांत को घुमाता हुआ ड्रैकुला का हाथ उस प्राणी के शरीर को कागज की तरह काटता चला गया। अब भागने से कोई फायदा नहीं है। तुझे मुझसे उलझने से पहले ही भाग जाना चाहिए था। अब यहाँ से कुछ जाएगा तो सिर्फ तेरी जान और मैं। अरे ये तेज रोशनी एकाएक कहाँ से चमक उठी। क्या ये भी तिलिस्मी शक्ति का ही वार है। ये तो सचमुच तिलिस्मी शक्ति का वार ही होगा, क्योंकि इस चमत्कारी रोशनी में यह प्राणी घूल रहा है और यह किरण मुझको भी जला रही है। ओफ, मुझे इस तिलिस्मी से किसी तरह से निकलना ही होगा। तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है वैदाचार्य। ड्रैकुला समझ नहीं पा रहा था कि वह किस लोक में पहुँच गया है। मुसीबत सिर्फ ड्रैकुला पर ही नहीं, कहीं और भी टूट रही थी। मुझे खून चाहिए, मुझे खून पिला, अपना खून पिला। ड्रैकुला के दंश ने नागपाशा को वैम्पायर बना दिया है और मेरी यांत्रिक शक्ति भी इसको ठीक करने में नाकाम रही है। और तो और ये मुझको पहचान तक नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक ये गहरी बेहोशी में था। न जाने इसको अचानक होश कैसे आ गया और ये मेरा ही खून पीने पर उतारू हो गया। बचाओ, अरे कोई तो आओ मुझे बचाने के लिए। तुमको हम जरूर बचाएंगे गुरुदेव, लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा भागने की कोशिश मत करना। तुम महानगर की सीमा से बाहर नागपाशा को नहीं ले जा सकते। महानगर चारों तरफ से एक तिलिस्म में बंधा है, इसलिए जब तक नागपाशा महानगर के अंदर है तब तक इसकी शैतानी शक्तियाँ काबू में रहेगी। जैसे ही ये महानगर से बाहर गया वैसे ही ये बेकाबू हो जाएगा, जैसे अभी हो गया था।
ओह नागराज और वेदाचारी, शुक्र है कि तुम दोनों वक्त पर आ गए, वरना मैं भी वैम्पायर बन चुका होता। लेकिन अब इस मुसीबत का इलाज क्या है? हम भला कब तक नागपाशा को तिलिस्मी वार से बेहोश करते रहेंगे? इसको ठीक करने का इलाज मैं लेकर आया हूँ नागराज। ध्रुव, तुम और तुम्हारे साथ ये कौन है? मैं तो महानगर पर वैम्पायरों के हमले की खबर पाकर दौड़ा चला आया, और ये लॉरी है तंत्र साधिका और संत यूलियोजियन की वंशज। उसी संत यूलियोजियन की वंशज जिसकी हड्डियों के क्रॉस ने पहली बार ड्रैकुला को नाश किया था। मैंने भी इसी की मदद से राजनगर में आतंक फैला रहे ड्रैकुला का हमला नाकाम किया था। इसके रक्त में वैम्पायर शक्ति को नष्ट करने की चमत्कारी शक्ति है। इसके रक्त की एक बूंद नागपाशा के मुंह में जाते ही नागपाशा वैम्पायर रूप से मुक्ति पाकर सामान्य हो जाएगा। लॉरी का रक्त नागपाशा के मुंह में टपका, लेकिन नागपाशा पर कोई असर नहीं हुआ। अरे, कुछ भी नहीं हुआ। शायद असर धीरे धीरे सामने आएगा। नहीं ध्रुव, इस बार ड्रैकुला जब जिंदा हुआ था तो उसने लॉरी के रक्त के खिलाफ भी प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर ली थी, और नागपाशा को ड्रैकुला ने उसके बाद काटा है। अब लॉरी का रक्त ड्रैकुला के असर को खत्म नहीं कर पाएगा। यानी ड्रैकुला को एक ही तरीके से हर बार नहीं मारा जा सकता। हर बार उसको नए तरीके से मारना पड़ेगा। हाँ, और इस बार उसको तिलिस्मी शक्ति ने बेबस किया है। जल्दी ही वह तिलिस्मी शक्ति को भी सहने की क्षमता प्राप्त करने करके फिर से हमारे सामने आ खड़ा होगा। फिर हमको क्या करना चाहिए? और तब उसको तिलिस्मी शक्ति भी रोक नहीं पाएगी। मैं जानता हूँ ड्रैकुला नष्ट नहीं हुआ है। तिलिस्मी आंधी ने उसको कहाँ पर उठा फेंका है यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वह मेरे तिलिस्मी के पार नहीं जा सकता। हमारे आसपास कई अदृश्य लोग हैं। अलग अलग समय काल में महानगर के स्थान पर ही कई सारी अदृश्य दुनिया हो सकती है। ड्रैकुला भी उनमें से ही एक दुनिया में होगा, पर होगा वह महानगर की सीमा के अंदर ही। मैं साधना से उसका पता ढूंढता हूँ। वेदाचार्य समाधि में लीन हो गए। मुझे ड्रैकुला की उपस्थिति का आभास मिल रहा है, लेकिन वह आभास बहुत क्षीण है। वह हमसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन वह जहाँ पर भी है कई परतों में छुपा हुआ है। लेकिन मैं सारी परतें उधेड़ कर भी उसको ढूंढ निकालूंगा। ओह, दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, और 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 आसपास से और आसपास से कई अन्य तिलिस्मी प्राणी मुझ पर हमला करने के लिए अपने अपने ठिकानों से बाहर निकल आए हैं। लेकिन अगर ये तिलिस्मी प्राणी है तो ड्रैकुला भी नर्क का शैतान है। ये चाहे दर्जनों हो, सैकड़ों हो या हजारों, ये मेरे कहर से बच नहीं पाएंगे। ड्रैकुला के पास इस वक्त एक ही हथियार था, कहर बर पाने की उसकी इच्छा शक्ति। मेरे नाखून ही बहुत हैं वेदाचार्य के इन तिलिस्मी प्राणियों का बदन फाड़ने के लिए। ओह, जाले की तरह चारों तरफ फैली ये अजीबोगरीब रस्सियाँ मेरा रास्ता रोक रही है, मेरी फुर्ती को कम कर रही है, और इनकी आड़ में छिपे तिलिस्मी प्राणियों को मुझ पर हमला करने का मौका मिलता जा रहा है। काफ़ी समय से मैंने खून भी नहीं पिया है, हलक सूख रहा है, ताकत भी कम होती जा रही है, और ये इसका फ़ायदा उठाकर मेरे शरीर के द्रव्यों को चूस रहे हैं। इनको एक एक करके रोकने की कोशिश बेकार है, इनको एक साथ ही रोकना होगा। ड्रैकुला की शक्ति के सामने वह रस्सी टिक नहीं सकी। ड्रैकुला के हाथ जादुई तरीके से हवा में नाचे, और रस्सियों के छोर फांसी के फंदों का रूप लेते चले गए, और कुछ ही पलों बाद ड्रैकुला पर हमला करने वाले प्राणी फांसी की सजा पाए कैदियों की तरह लटके हुए थे। बड़ी प्यास लग रही है, और तुम कमीनों ने मेरा जरा सा खून पीने की जुर्रत भी की है। तुम्हारी नसों में दौड़ता द्रव चाहे खून ना हो, लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो मेरी प्यास को थोड़ी देर के लिए कम कर सके। ड्रैकुला ने अपने खून का मूल सूद तक वसूल लिया था, लेकिन असली चमत्कार दिखना तो अभी बाकी था। अरे, ये क्या? ये रस्सियाँ तो इन प्राणियों को अपने अंदर खींच रही है। ये प्राणी इसके अंदर समाकर गायब होते जा रहे हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? अरे, तिलिस्मी प्राणियों को लीलने के बाद अब ये रस्सियाँ मुझको अपने शिकंजे में कस रही है। शायद ये रस्सियाँ प्राणियों को असफलता का दंड दे रही है और उनका अधूरा काम खुद पूरा करना चाह रही है। ओफ,
मैं इन रस्सियों के शिकंजों को खोल नहीं पा रहा हूँ और इनके रेशे मेरे बदन के अंदर भी घुसते जा रहे हैं। अगर मैंने जल्दी ही कुछ न किया तो ये रस्सियाँ मुझको भी अपने अंदर खींच लेगी। पर क्या करूँ मैं? कैसे कमज़ोर करूँ इन शिकंजों को? मामूली रस्सियाँ ड्रैकुला को ख़त्म नहीं कर सकती। मैं कमज़ोर करूँगा इनको, ज़रूर करूँगा। अगले ही पल रस्सियों में कसा ड्रैकुला का शरीर गोल गोल घूमने लगा और रस्सियों में ऐंठन पड़ने लगी। और जब ऐंठनों का दबाव अपनी सीमा तक पहुंच गया तो ड्रैकुला का शरीर उल्टी दिशा में घूमने लगा। ऐंठन ऐंठने पहले तो खुली और फिर रस्सियां विपरीत दिशा में ऐंठने लगी। 3-4 बार लगातार ऐसे करने से रस्सियां के तंतु खींचकर इतने कमज़ोर हो गए कि ड्रैकुला की बाहें उनको तोड़ सके। ओह, बाल बाल बचा, वरना ये रस्सियाँ काफ़ी हद तक मुझको अपने अंदर खींच चुकी थी। लेकिन ये मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ रही है। मुझको इनसे दूर भागना होगा, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। पीछे देखकर भागता ड्रैकुला यह नहीं देख रहा था कि वह कहां पर जा रहा है। ये क्या, आगे एक तिलिस्मी अवरोध है और अवरोध की उस दीवार में बड़े बड़े कांटे निकले हुए हैं। लेकिन लेकिन अब मैं कहां पर आ गया हूं? आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। एक तिलिस्म से बचकर भागा तो दूसरे तिलिस्म में आ फंसा हूँ। अब क्या करूँ मैं? कब तक लड़ता रहूँ? लेकिन लेकिन इन कांटों को निकलने के स्थान पर छेद बने हुए हैं और इस अवरोध की दीवार इतनी लचीली है कि मैं इस छेद में अटक कर रस्सियों से बच सकता हूँ। ड्रैकुला उस छेद में घुसता चला गया और ड्रैकुला लगातार आती मुसीबतों से परेशान हो गया था। और ड्रैकुला को ढूंढने वाले भी उसकी स्थिति का पता न मिल पाने से तंग आ चुके थे। ड्रैकुला से आती तरंगें बहुत क्षीण हो गई है। अब तो उन तरंगों को पकड़ पाना ही मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से ड्रैकुला को जल्दी ढूंढने का एक कारण और भी है। वह कारण क्या है लॉरी? अब तक ड्रैकुला दुष्ट आत्माओं को निर्विरोध रूप से राजा था। कोई भी दुष्ट आत्मा उसको चुनौती देने का साहस नहीं करती थी। लेकिन अब ड्रैकुला के इस तरह से गायब होने के बाद हर ताकतवर दुष्ट आत्मा ड्रैकुला का सिंहासन हथियाना चाहेगी। आत्माओं में एक भीषण संघर्ष छिड़ जाएगा। लेकिन इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा लॉरी? हर आत्मा दूसरों को अपनी शक्ति दिखाना चाहेगी और ऐसा वे जिंदा प्राणियों के बीच में आतंक फैला कर करेगी। ड्रैकुला ने अब तक जितना आतंक फैलाया है उससे 100 गुना ज़्यादा आतंक बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति को हम कैसे रोक सकते हैं? ड्रैकुला को जल्दी से जल्दी ढूंढकर उनको रोका जा सकता है। हमको ड्रैकुला को ढूंढना ही होगा ताकि पहले उसके जरिए हम बाकी आत्माओं पर काबू करें और उसके बाद उसको नष्ट करें। अब ड्रैकुला को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा वैद्याचार्य। अब हमारा या तुम्हारा तो यहाँ पर कोई काम है नहीं नागराज। मैं तो वापस राजनगर चलता हूँ। तुम भी अपने अपराधियों से निपटने के काम पर लग जाओ। तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव। वैसे कोई भी अपराधी ड्रैकुला के डर से बाहर निकल ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी गश्त तो लगानी ही पड़ेगी और जाने से पहले कुछ ऐसा इंतजाम भी करना पड़ेगा कि गुरुदेव और नागपाशा दोबारा न भाग पाएं। मुसीबतें न तो ध्रुव के लिए खत्म हुई थी और न ही नागराज के लिए, क्योंकि तिलिस्मी घेरे में रहने के बावजूद भी महानगर में नई शैतानी शक्तियां अपना सिर उठा रही थी। महानगर पर छाए तबाही के बादल एक बार फिर कहर बरसाने लगे थे। महानगर पर आई छोटी सी छोटी मुसीबत भी नागराज की नज़रों से छुप नहीं सकती थी। और फिर ये मुसीबत तो महानगर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से भी बड़ी थी। हे देव कालजेई, ये क्या चीज़ है? देखते ही देखते इतना विशालकाय पेड़ कहाँ से उगाया? इसमें तो शैतानियत के लक्षण साफ दिख रहे हैं। शायद लॉरी ऐसी ही किसी आने वाली मुसीबत की तरफ इशारा कर रही थी। इस मुसीबत को रोकना होगा, वरना इसकी जड़ें इमारतों की नींवों और शाखाएं इमारतों की दीवारों को देखते ही देखते चूर कर देगी। यह अकेला शैतान महानगर को धूल में मिला देगा। लेकिन तिलिस्मी घेरे में होने के बावजूद भी महानगर में ये शैतानी शक्ति कैसे काम कर रही है? वेदाचार्य और लौरी की साधना को भी विनाश वृक्ष ने भंग कर दिया था। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी महानगर में विनाश फैलता ही जा रहा है। हमने शायद ड्रैकुला और उसके सेवकों की शक्ति को ठीक से आंका नहीं था। वेदाचार्य जी, तुम्हारा तिलिस्म विफल हो गया है। गुरुदेव, अब इस शैतानी ताकत को सिर्फ मेरी यांत्रिक शक्ति ही रोक सकती है। खोल दो मेरे बंधन ताकि मैं इस विनाश वृक्ष को नष्ट कर सकूं। तुम्हारे नाग बंधनों को सिर्फ नागराज ही खोल सकता है।
और मेरा तिलिस्म विफल नहीं हुआ है। बस मैं तिलिस्म बांधने की हड़बड़ी में एक बात भूल गया था। वह क्या वेदाचार्य जी? मैंने तिलिस्म को इस प्रकार बनाया था कि शैतानी शक्ति जीवों के शरीर में रहकर भी काम न कर सके, लेकिन मैं यह भूल गया था कि जीवन का एक रूप और भी होता है, पेड़ पौधे। मेरा वर्तमान तिलिस्म इनमें घुसी शैतानी ताकतों को रोकने में असमर्थ है। तो आप इस भूल को सुधार क्यों नहीं डालते? आप एक नया तिलिस्म रच डालिए जो जीवों के साथ साथ वनस्पति जीवन में भी शैतानी ताकत को पनपने से रोक सके। ऐसा करने के लिए मुझे पुराना तिलिस्म तोड़ना पड़ेगा और उस तिलिस्म के टूटते ही नागपाशा के साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों के अंदर छुपी शैतानी ताकतें जागृत हो उठेगी। फिर अ, फिर हम और क्या कर सकते हैं? अभी तक एक ही वृक्ष में शैतानियत के लक्षण नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ इसमें पैदा हुई शैतानी शक्ति को रोकने के लिए इसके पास तिलिस्म की रचना करता हूँ। बाकी वनस्पतियों में भी अगर शैतानी ताकतें पैदा होने लगी तो उनसे बाद में निपटेंगे। तुम तब तक ड्रैकुला को ढूंढने का प्रयास जारी रखो। वेदाचार्य को तिलिस्म की रचना जल्दी से जल्दी पूरी कर लेनी थी, क्योंकि पूरे महानगर के साथ साथ नागराज की जान भी खतरे में थी। इसकी डालें तो अनगिनत है, एक दो डालों को काटने से कुछ नहीं होगा। इस पर कोई ऐसा घातक वार करना होगा जो इसके तने को चीर कर रख दे, जैसे ध्वंसक सर्पों के गुच्छे का वार, जिसके धमाके में मिसाइल वार की सी शक्ति होती है। नागराज के उस वार ने विनाश वृक्ष का सीना फाड़ डाला। वह इतना फट गया है और उसके अंदर से खून का झरना फूट पड़ा है, लेकिन विनाश वृक्ष पर इस वार का कोई खास असर नहीं पड़ा है। वार बहुत जोरदार था। मेरा दिमाग बेहोशी के अंधेरे में डूबता जा रहा है, लेकिन मुझको अपने आप को संभालना होगा, वरना ये बेहोशी का अंधेरा मेरे लिए मौत का अंधेरा साबित हो सकता है। ये पेड़ शैतानी अवश्य है, लेकिन ये भी एक जीवित वस्तु है, और अगर ये जीवित है तो मेरी विष फूंकार का इस पर असर जरूर होगा। लेकिन उसके लिए मुझको इसके सिर के पास पहुंचना होगा, इसकी डालों से बचते हुए। नागराज की योजना तो ठीक थी, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि ऐसा करके वह विनाश वृक्ष के शिकंजे में आता जा रहा था। इस शिकंजे से बचने का एकमात्र उपाय था विष फूंकार का असर कारक होना। इतनी तीव्र फूंकार मैंने आज तक कभी नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि विनाश वृक्ष पर इसका कुछ तो असर होगा। नागराज के इस वार को विनाश वृक्ष के पत्तों ने बेकार कर दिया। ओह, इतनी तेज हवा! इस हवा से मेरी विष फूंकार तो क्या, मैं भी उड़ा जा रहा हूँ। नागराज के कहीं पर पैर टिका पाने से पहले ही वे शाखाएं उसके शरीर में आ धंसी, और कुछ ही पलों बाद शाखाओं में बिंधा हुआ नागराज को बेहोश शरीर हवा में झूल रहा था। विनाश वृक्ष को रोकने का दम अब शायद किसी में नहीं था। जब तिलिस्म के अंदर शैतानी शक्ति अपना सिर उठाने में कामयाब हो सकती थी, तो इस बात की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी कि तिलिस्म से बाहर के इलाके में शैतानी शक्तियाँ किस सीमा तक कहर ढा सकती थी। राजनगर में ड्रैकुला ने हम नर्क के प्राणियों पर इतनी सदियों तक सिर्फ इसलिए राज किया क्योंकि उसने दिन रात खून पी पी कर अपने सेवकों की संख्या बहुत बढ़ा ली थी। वह 1000 का खून पीता था तो मैं सिर्फ 2 सर काट पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ड्रैकुला के बाद मैं सबसे शक्तिशाली शैतान हूँ। अब मैं भी सिर काट काट कर अपने सेवकों की तादाद बढ़ाऊंगा। बाकी शैतानों की नज़रें फिलहाल मुझ पर ही गड़ी है। वे चाहते हैं कि मैं असफल हो जाऊं और फिर उनको मौका मिले। लेकिन मुझे रोकने वाला कोई भी इंसान न तो कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। मैं दिन रात इंसानों के सिर काटता रहूँगा, काटता ही रहूँगा। जल्दी ही मेरे सेवकों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मैं ड्रैकुला से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊँगा। उससे पहले हम तुमको वहीं भेज देंगे जहाँ पर तेरा प्रतिद्वंदी ड्रैकुला गया हुआ है, और वह जगह है पता नहीं कहाँ। उसके बाद तुम दोनों आपस में लड़कर यह तय कर लेना कि ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। ड्रैकुला से भी अगर मुकाबला हो गया तो भी जीतूंगा मैं ही, यानी सिर कटा। और वह लड़ाई तुम दोनों भी देखोगी मेरे गुलामों की हैसियत से, क्योंकि तब तक मैं तुम दोनों के सिर काट कर तुमको अपना गुलाम बना चुका होऊंगा। इस शैतान को रोकना बहुत मुश्किल काम है, और यहाँ पहुँचने की जल्दबाजी में हमने तो कोई प्लान भी नहीं बनाया है। प्लान सीधा साधा है ब्लैक कैट।
ध्रुव के आने तक हमको इसको और हत्या करने से रोकना है। इस शैतान से निपट पाना उसी के बस की बात है। और ध्रुव कितनी देर में आएगा? कमांडो हेडक्वार्टर से सूचना मिली है कि वह महानगर से चल चुका है। उसको यहाँ तक आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम उतनी देर तक भी इसको कैसे रोकेंगे? बस इसका हाथ इसकी तलवार तक न पहुंचने दो, बाकी का काम आसान है। काम इतना आसान नहीं है। सिर कटा यानी मैं सदियों पहले एक युद्ध में मारा गया था। मेरे बदन में अनगिनत तीर, तलवार और भाले धंसे थे और वे आज तक मेरे शरीर में धंसे हैं। मेरी शैतानी ताकतों ने मेरे शरीर को हथियारों का कभी न खत्म होने वाला गोदाम बना दिया है। बच बचकर ब्लैक कैट, बचते बचते भी इसका भाला गर्दन को छील ही गया। इसकी फुर्ती लाजवाब है। लेकिन ये 16वीं या 17वीं शताब्दी नहीं है जब युद्ध तीर तलवारों से लड़े जाते थे। ये 21वीं सदी है और इस सदी का युद्ध धमाकेदार होता है। उस कैड बम ने सिर कटा के चिथड़े उड़ा दिए। देखा चांडिका, सिर कटा हवा में उड़ गया नर्क की तरफ। काफ़ी पावरफुल बम था। यकीन नहीं होता कि हम ये लड़ाई इतनी आसानी से जीत गए हैं। सिर काटने के बाद कोई भी लड़ाई नहीं हारा है और आज भी नहीं हारेगा। ओह, ये तो हवा में सही सलामत खड़ा है और हम इसके हड़ीले घोड़े को तो भूल ही गए थे। सबसे पहले इसी को बम से उड़ाना चाहिए था। उसका मौका तुमको अब नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ मेरे घोड़े को ही नहीं, मेरे सेवकों को भी भूल गई हो। ओह, आज हम इतना भूल क्यों रहे हैं? इनकी पकड़ भी बहुत मजबूत है। मैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी आज़ाद नहीं हो पा रही हूँ। मैं भी और अब सिर कटा हमारी गर्दन काटने के लिए हम पर निशाना साध रहा है। हथियार दोनों की गर्दनें उड़ाने के लिए हवा में चल चुके थे और उनसे बचने के लिए चंडिका और ब्लैक कैट हिल तक नहीं सकती थी। लेकिन उनको हिलने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं, क्योंकि ध्रुव ठीक समय पर वहां पहुंच गया था। बस बहुत हुआ ये शैतानियत का खेल। ये कहानी भी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ये बहुत लंबी कहानी है, 120 पृष्ठ की, 4 भागों में लेके आऊँगा और बहुत जल्द लाऊँगा। धन्यवाद।